उम्दा क्वेश्चंस रहे हैं दोनों आपके। तो मैं सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा है मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि जो कस्टम्स का जो आपने ये बोला कि किस तरीके से कंट्री के ग्रोथ में हम हेल्प करते हैं कस्टम्स। देखिए जो हमारा टैगलाइन है डिपार्टमेंट का वो है देश सेवार्थ कर संचय, यानी देश की सेवा के लिए हम लोग कर का संचय करते हैं। कर मतलब टैक्स होता है, तो ये हमारा टैगलाइन है। तो देखिए किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत होती है। अगर आपके देश के पास फाइनेंसेस नहीं होंगे तो आपका देश ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर आपको चलना है तो आपको रोड की जरूरत है, आपको अपने यहाँ पे बिजनेसेस को बढ़ावा देना है तो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। करेक्ट। लेकिन वो देश की सरकार कैसे बनवाएगी जब तक उसके पास खुद से अपने एक फाइनेंसेस नहीं होंगे। करेक्ट। तो ये फाइनेंसेस इकट्ठे करने की जो चीजें हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। तो रेवेन्यू में हम लोग भी आते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप बाहर की कंट्री से एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा गोल्ड लेकर के आ रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो सी पोर्ट्स होते हैं वहां पे भी हम लोगों की ड्यूटी होती है। अगर कोई भी चीज आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी एक आयात शुल्क लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगती है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज होती हैं ये हम लोग इकट्ठा करते हैं। हम लोग उनको बताते हैं कि आपको कितनी ड्यूटी पे करनी है। भारत की सरकार ये भी ध्यान देती है कि ड्यूटी जो है वो एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा व्यापार ही जो है उससे तहस नहस हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ड्यूटी इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि जो है भारत की सरकार अपने खर्चों को ना उठा पाए। तो इसलिए इस प्रकार से ड्यूटी हम लोग अर्जित करते हैं और वो भारत के जो बोलते हैं संचित निधि, ठीक है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसमें से हम सब पैसे खर्च करते हैं रोड्स के लिए जो सरकार खर्च करती है। तो हम उस संचित निधि में वो धन करेक्ट डालते हैं। तो ये काम है कस्टम्स का बेसिकली। यस देश सेवार्थ कर संचय। करेक्ट। और जो आपका जो दूसरा जो था कि ये पिछले 10 सालों में कस्टम्स कैसे इम्प्रूव हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कस्टम्स ही नहीं, हमारे इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हूँ तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। तो क्योंकि मेरी जो है ये तीसरी पीढ़ी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मैं देखता रहा हूँ कि पहले भी गवर्नमेंट जॉब्स में लोग किस तरीके से काम करते रहे अपने पिताजी के जरिए, और खुद भी मैं करता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले 10 सालों में जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, वो बहुत सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो गए हैं। बहुत सारे प्रोसेस जो है वो अकाउंटेबिलिटी आपकी तय करते हैं। जैसे कि मैं इस समय कस्टम्स के कोर्ट में पोस्टेड हूँ। तो कस्टम्स के कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, जो भी केसेस हुए, उसका एक ऑनलाइन डेटा है जो हमें दोपहर तक या शाम तक तैयार करना है और वो उस पोर्टल पे डाल देना है। यानी कि शाम तक जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो लोग अपने केस का स्टेटस वो चेक कर सके। ये मैंडेटरी है। ये आपको करना ही है, जो कि 10 साल पहले नहीं था। जो कि 10 साल पहले नहीं था। इतनी अकाउंटेबिलिटी जो थी वो नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कस्टम्स को इंक्लूड करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। और इसलिए एफिशिएंट हो गए हैं क्योंकि उनकी एक अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई। करेक्ट। और बहुत सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। वो आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि आप लोग जो जितनी सहायता आज ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं वो शायद 10 साल पहले आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस मामले में मैं भारत की सरकार की भी बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर तय करी है, जिसकी वजह से जो नागरिक है, आम नागरिक, उसको बहुत जो है वो ईज मिला है। करेक्ट। आई थिंक रिसेंट गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ आई थिंक सपोर्ट भी गवर्नमेंट कर रही है। बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडेक्स होता है, एक इंटरनेशनल इंडेक्स है ये, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और बहुत सारे स्कीम्स के ऊपर भी काम किया है। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश की जो हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो जब तक आपका एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स दी हैं जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बहुत सारी सब्सिडीज भी दी जाती हैं, बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स हैं। और ऐसी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं, अम्ब्रेला स्कीम्स जिनको बोलते हैं, जिसके अंडर में हम लोग बहुत सारे टैक्स में जो लिटिगेशन होते हैं, क्योंकि भारत में कैसा है कि पहले जो है वो बिजनेस करना काफी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसीज थी वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन की गई थी। तो कुछ ऐसी स्कीम्स भी लाई गई हैं जिनसे वो लिटिगेशन कम हो गए। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद कुछ ड्यूटी का आपका विवाद हो गया डिपार्टमेंट के साथ में,
तो वो कैसा है, जो विवाद होगा ना आपका, वो जब टाइम बढ़ता जाएगा ना, उसके हिसाब से उसकी जो पेनल्टी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो उस टाइप की कुछ स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट, जिन्होंने कहा कि इन विवाद को आप बढ़ाइए मत, इनको सेटल करिए, और वो जो एक्सपोर्टर थे या इम्पोर्टर थे उनके हक में उन्होंने उसको सेटल करने के लिए डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी, जो कि बहुत अच्छी, जो बहुत अच्छी, जिसने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया हमारे देश में। कस्टम एक टैक्स का प्रकार है या टाइप है जी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है जी कि इंडियन टैक्स सिस्टम जी 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 अगर कंपेयर करते हो आप वेस्टर्न कंट्री से जी, तो जो टैक्स है इंडिया में बहुत कम है। तो क्या ये मेरा सही ऑब्जर्वेशन है? देखिए, अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज से, जैसे अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से आप कंपेयर करना चाहेंगे, तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से हमारा कम भी है, और कुछ कुछ ऐसे भी टैक्स हेवन बोले जाते हैं, कुछ सिंगापुर वगैरह हो गए इस टाइप के, दुबई है, टैक्स हेवन बोले जाते हैं ये लोग, कि आप वहाँ पे बहुत कम टैक्स पे भी काम कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हम ज़्यादा है हमारा टैक्स हमारे यहाँ पे। तो मैं ये बोलूँगा कि एक मीडियोकर में आप मान के चलिए कि इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, एक मीडियम उसमें है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लेबर चार्जेस वगैरह हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस, कोई भी उत्पादन करना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या बाहर से कोई सामान बना करके उसके कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जो लेबर चार्जेस लगेंगे वो इंडिया में कम है। तो एक चीप लेबर आपको इंडिया में मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पे बिजनेस करने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी अच्छी है। करेक्ट जी। सर फॉर एग्जांपल जैसे 10 लाख का कोई शिपमेंट है जी, वो एक्सपोर्ट करना है जी, तो उसको कितना कस्टम पे करना पड़ेगा? ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर होता है। क्योंकि कई चीज़ों के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ों के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी बहुत कम है, 5%, 2%, 1%। वो गवर्नमेंट, ये जो चीज़ें होना, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट अकेली बैठ के तय नहीं करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं कस्टम्स के। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक आपस में कंपटीशन, भी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चाइना को कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना से हम कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए कि ना चाइना का जो डोमेस्टिक बिजनेस है, वहाँ का जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उसको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुँचे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे भी किसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हानि पहुँचे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँगा। चाइना में करेंसी, वहाँ के कुछ सिक्के हुआ करते थे, कॉइन होते थे, वो बंद हो गए थे बीच में। तो उन्होंने क्या किया कि जब उसकी वैल्यू नहीं बची, क्योंकि वो कॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उन्होंने उनको डंप किया, और डंप करके वो सारा का सारा जो चीज़ थी वो इंडिया में भेजा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेटल की जो कीमत है इंडिया में, जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनके ऊपर बुरा असर पड़ने वाला था, क्योंकि उन्होंने पूरा वो डंप करके हमारे देश में भेजने की कोशिश। करेक्ट। तो इस प्रकार की अगर कोई हरकत कोई दूसरा देश करता है, तो हम लोग उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। कि आप हमारे देश में कोई भी चीज डंप नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं बचा, आपके यहाँ पे आपने उसको कचरा बना दिया है। करेक्ट। लेकिन आपने उसको हमारे देश में इतने कम भाव में भेज दिया कि हमारे यहाँ पे उस मेटल की जो इंडस्ट्रीज थी वो आप बर्बाद ना करें। तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। यानी कि अब वो चीज जो बहुत सस्ती हुआ करती थी, अगर भारत का कोई इंपोर्टर उसको मंगा रहा है तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सेफ रहेगी। करेक्ट। अपनी भी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम ड्यूटीज को जो है वो तय करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में बैठ करके। सर अभी देखते हो कि वर्ल्ड में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। जी। कंट्री टू कंट्री वी आर ऑन द डोर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या असर पड़ता है कस्टम प्रोसेस में? देखिए, अगर दो कंट्रीज का रिलेशन इतना खराब हो गया है कि वॉर सिचुएशन आ रही है या फिर और चीजें आ रही हैं, तो डेफिनेटली उसका जो है वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी बिजनेस पे पड़ेगा, तो कस्टम्स तो बिल्कुल उसी चीज पे, बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। करेक्ट। बाकी आप अगर पाकिस्तान से रिलेशंस देखते हैं, तो जब रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो हम लोग तो मतलब इन चीज़ों को बंद ही कर देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब किस चीज़ में क्या करके इन्फिल्ट्रेशन कर दी जाए हमारे देश में। तो इसका बहुत बुरा असर होता है अगर वॉर सिचुएशंस होती हैं, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। अभी पीछे कोविड की जब महामारी आई, तो चाइना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी बंद कर दी गई थी। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व ने बंद कर दिया। करेक्ट। तो वहाँ की इकोनॉमी पे भी काफी बुरा असर पड़ा। तो कस्टम्स का इस पे डेफिनेटली असर पड़ता है इस टाइप की सिचुएशंस का। पैंडेमिक में सर मैं ट्रैवल कर रहा था इंटरनेशनली जी।
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। तब उनके एम्बेसी ने ऐसा मुझे बोला कि एक आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जी येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट। जी। तो उसमें क्या रोल होता है कस्टम डिपार्टमेंट का? इसमें बेसिकली कस्टम्स का तो रोल नहीं है, बट आपने क्वेश्चन पूछा और शायद मैं एक अच्छा कैंडिडेट रहूंगा इसको आंसर करने के लिए, बिकॉज कि मैंने इससे पहले 1 साल पहले ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज अ हेल्थ इंस्पेक्टर APHO में काम किया हुआ, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उसमें भी काम किया हुआ था, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में मैं पोस्टेड था वहाँ। तो मैंने उस समय इस चीज़ को भी देखा है, और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर इस समय शायद और भी कंट्रीज पे होंगी जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी हेल्थ रिलेटेड, वो आप एक बार एम्बेसी से जरूर आपको ट्रैवल करने से पहले पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जो आपने जैसे बताया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज पे बेसिकली येलो फीवर का एक वैक्सीन है जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वो जो बीमारी है येलो फीवर वो अभी इंडिया में नहीं है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि ये बीमारी हमारे इंडिया में फैले। इसलिए अगर कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन वहां से आ रहा है या वहां का कोई नेशनल हमारे देश में आ रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप एक वैक्सीन वहां से येलो फीवर की लेकर के आइए, और उसको भी लिए हुए आपको 14 डेज पूरे हो जाने चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अगर आपके 14 डेज पूरे नहीं हुए तो वो पीरियड हम आपको यहाँ पे क्वारंटीन में रखेंगे। क्योंकि 14 उसका एक असर का एक पीरियड होता है। जब भी आप वैक्सीन लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन ली तो कल ही आप इम्यून हो गए पूरे के पूरे बीमारी से, ऐसा नहीं होता है। उसको एक टाइम लगता है, तो 14 दिन का उसमें समय होता है। 14 दिन के बाद ही आपको इंडिया में एंटर करने की इजाज़त है। अगर आप गलती से एयरपोर्ट पे आ भी गए, आपका हमने देखा अगर येलो फीवर का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम आपको क्वारंटीन कर देंगे और उसके बाद फिर आप जा पाएंगे। तो कई लोगों का ट्रैवल ही बहुत कम होता है, मान लीजिए 1 हफ्ते का ट्रैवल है तो उनका तो पूरा ट्रैवल स्पॉइल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके दर्शकों को ये बिल्कुल हिदायत देना चाहूँगा कि आप कभी भी बाहर के किसी कंट्री से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं या इवन इंडिया से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो आप वहाँ की एम्बेसीज को प्लीज कनेक्ट कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि हमें हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, कौन सी वैक्सीन कंपलसरी हैं, और कस्टम्स से रिलेटेड जो है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट से भी पूछ लीजिए कि हम ये चीजें ट्रैवल करना चाहते हैं लेकर के, तो क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस हमें फुलफिल करने हैं। सर आई एम श्योर कि आपके वर्क जर्नी में बहुत सारे किस्से हुए रहेंगे, जी, तो कुछ 1-2 किस्से आप शेयर करना चाहोगे सर? पहले तो मैं आपको एक APHO का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था, मैं उसको बताता हूँ। एक अफगान बिजनेसमैन थे, काफी अच्छे नागरिक बोलूंगा अपने देश के थे वो, और वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, उनका शायद 1 हफ्ते का ट्रैवल था, और वो आते हैं और उस समय पोलियो का भी एक वैक्सीनेशन जो है वो हमें मैंडेटरी चाहिए था, तो हमने उनसे पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए पूछा, तो पोलियो का वैक्सीनेशन जो है वो उन्होंने नहीं लिया हुआ था। तो पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए ऐसा है कि आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हम आपका अरेंज करवाते हैं, पोलियो का वैक्सीनेशन आपको दिलवा देते हैं, बाकी आप जा सकते हैं, फ्री हैं। लेकिन जब पासपोर्ट चेक किया तो पता चला उन्होंने वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री भी विजिट किया हुआ था लास्ट 30 डेज में, तो वो येलो फीवर का वैक्सीनेशन वाला भी इशू आ गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सर अभी ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का तो आपको 14 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, मैं 1 हफ्ते के लिए ही आया हूँ और आप किसी भी तरीके से मुझे छोड़ दीजिए, इंडियंस जो है बहुत वेलकमिंग होते हैं। क्योंकि बिल्कुल सर हम वेलकमिंग हैं और आपकी सहायता के लिए ही हैं यहाँ पे, लेकिन मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया और उनको रिटर्न काफ़ी मतलब विवाद किया उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो अपना सारे शेड्यूल बना के आए हुए थे, बहुत विवाद हुआ वहाँ पे और उनको वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। तो ये एक मेरा इंसिडेंस हुआ APHO में। और बाकी कस्टम्स डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। एक मैं जैसे मैंने बताया कि मैं कस्टम्स के कोर्ट में पोस्टेड हूँ, तो मैं सबसे पहला ही केस जब मेरे सामने चल रहा था तो उस समय कोल स्कैम अपने लोगों ने सुना होगा, कोल का स्कैम जो था उसका एक केस था उससे रिलेटेड, वो 2000 करोड़ का केस था। तो उसमें फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी साहब वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। और मतलब मैंने अपने पढ़ाई के दिनों में मुकुल रोहतगी साहब के बारे में बहुत कुछ सुना था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट होती है वो पूरे इंडिया में आप ये मान के चलिए कि सबसे बड़े एडवोकेट हैं वो, जो कि भारत की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वहां से हट चुके थे और प्राइवेट किसी उसको फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे,
लेकिन उनको सामने से देखना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो जो आर्ग्यूमेंट था उस समय मुझे मेरी सीट पे कई प्रकार के प्रेशर्स दिए गए, कई प्रकार की चीज़ें मेरे साथ में ऐसी हुई जो मुझे पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिली।